दोस्तों, आप सभी लोग गोपी बहू को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है गोपी बहू ने साथ निभाना साथिया टीवी सीरियल को क्यों छोड़ा? क्या सच में जिया मानेक को साथ निभाना साथिया टीवी सीरियल के सेट से धक्के मार के बाहर निकाला गया था? आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल एग्जिट के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जो रातों रात सुपरस्टार बन गई, जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग टीवी के सामने बैठे रहते थे, और फिर जब शो अपनी पीक पर था, जब टीआरपी चार्ट्स में नंबर 2-3 पर चल रहा था, तब उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में ये उनकी चॉइस थी या फिर उन्हें मजबूर किया गया था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं एक अलग ही कहानी। कहा जाता है कि जिया मानेक और प्रोडक्शन हाउस के बीच पैसों को लेकर भयानक झगड़े हुए थे। जिया मांग रही थी हर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स तैयार नहीं थी। आखिरकार बात इतनी बिगड़ी कि लीगल नोटिस तक की नौबत आ गई। और ये तो बस ट्रेलर है दोस्तों। सेट पर चल रहा था एक सीक्रेट अफेयर। को स्टार मोहम्मद नाजिम यानी अहम के साथ जिया की क्लोजनेस। ऑन स्क्रीन हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन क्या ऑफ स्क्रीन भी कुछ चल रहा था? इंडस्ट्री की गलियों में चर्चा थी कि ये रिलेशनशिप भी एक बड़ा कारण थी जिया के सडन एग्जिट की। तो चलिए जानते हैं जिया मानेक की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 13 फरवरी 2086 अहमदाबाद गुजरात में एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया जिया मानेक। ये वो दौर था जब अहमदाबाद अभी उतना डेवलप नहीं था जितना आज है। जिया के पिता बिजनेस करते थे। कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, लेकिन घर चलाने लायक अच्छी खासी इनकम थी। माँ एक टिपिकल गुजराती हाउसवाइफ थी जो पूरा दिन घर संभालने और बच्चों की परवरिश में लगा देती थी। फाइनेंशियल कंडीशन कहें तो बिल्कुल सामान्य मिडिल क्लास, न बहुत अमीर न गरीब। वो परिवार जहां महीने के आखिर में थोड़ी सी बचत होती है, लेकिन हर चीज सोच समझकर खर्च करनी पड़ती है। जिया का बचपन बाकी गुजराती बच्चों जैसा ही था। स्कूल जाना, घर आकर होमवर्क करना, फिर शाम को दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन एक चीज जिया को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, और वो थी उनकी एक्टिंग की ललक। जी हाँ, बचपन से ही जिया को टीवी देखना, खासकर टीवी सीरियल्स देखना बेहद पसंद था। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता, जिया हमेशा पार्टिसिपेट करती। डांस, ड्रामा, स्किट कुछ भी हो, जिया आगे रहती। टीचर्स भी उनकी इस टैलेंट को देखकर इम्प्रेस होते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। पढ़ाई में जिया कोई टॉपर नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। वो टाइप जो एग्जाम में पास तो हो जाए, लेकिन कोई मेडल्स ना जीते। और यही बात जिया के पेरेंट्स को परेशान करती थी। गुजराती फैमिलीज में आप जानते ही हैं पढ़ाई पर कितना फोकस होता है। माँ बाप चाहते थे कि जिया अच्छे मार्क्स लाए, फिर कोई स्टेबल जॉब करे, शादी हो जाए। लेकिन जिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिया की दिलचस्पी लेक्चर्स में कम, कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा थी। कॉलेज फंक्शंस में मॉडलिंग करती, रैंप वॉक करती। धीरे धीरे लोकल लेवल पर जिया की पहचान बनने लगी। अहमदाबाद के कुछ स्मॉल इवेंट्स में मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी मिलने लगे। और फिर एक दिन जिया ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो मुंबई जाना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, टीवी सीरियल में काम करना चाहती हैं। अब सोचिए, एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और बेटी कह रही है मुंबई जाकर एक्टिंग करूंगी। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। पिता ने साफ मना कर दिया। माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि लड़की को एक्टिंग का भूत सवार हो गया है। लेकिन जिया ने हार नहीं मानी, दिन रात कन्विंस करती रही। फाइनली घर में कॉम्प्रोमाइज हुआ। जिया को मुंबई जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन एक शर्त पर कि अगर 1-2 साल में कुछ न हुआ तो वापस अहमदाबाद आकर सेटल हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ लगभग 19-20 साल की उम्र में जिया मानेक ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ी मुंबई की ओर। लेकिन क्या जिया को पता था कि उनका ये सफर कितना मुश्किल होने वाला है? क्या वो जानती थी कि सपनों के शहर मुंबई में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, लेकिन ये शहर अपने सपने बेचता भी है और तोड़ता भी है। जिया मानेक जब पहली बार मुंबई पहुंची तो उनकी आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन जेब में बहुत कम पैसे। शुरुआती दिनों में जिया को रहने के लिए एक छोटा सा रूम मिला था, जो उन्होंने किसी और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ शेयर किया था। अब सोचिए, अहमदाबाद में अपने कंफर्टेबल घर से आई एक लड़की मुंबई में एक क्रैम्प्ड रूम में रह रही है। लेकिन सपने बड़े थे तो एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है ना। जिया ने सबसे पहले कुछ मॉडलिंग एजेंसीज में अपनी फोटो सबमिट की। फिर शुरू हुआ ऑडिशंस का दौर। सुबह उठी, तैयार हुई, एक ऑडिशन के लिए अंधेरी गई, रिजेक्शन। फिर दोपहर को गोरेगांव में ऑडिशन, फिर रिजेक्शन। शाम को मलाड और फिर रिजेक्शन। ये सिलसिला महीनों चला। कभी कहते आप बहुत यंग लग रही हैं, कभी कहते आप इस रोल के लिए सूट नहीं कर रही, कभी कहते हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए। हर रिजेक्शन के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटता, लेकिन जिया हार मानने वालों में से नहीं थी। मुंबई में पैसों की किल्लत होना सबसे बड़ी मुसीबत है। जिया के पेरेंट्स मंथली थोड़े बहुत पैसे भेजते थे, लेकिन वो काफी नहीं था। किराया, खाना, लोकल ट्रैवल, सब में पैसे लगते हैं। कई बार जिया ने सिर्फ वड़ा पाव खाकर दिन गुजारा है। कई बार ऑटो का पैसा बचाने के लिए घंटों पैदल चली है। और सबसे मुश्किल था घर से दूर होना। माँ की बनाई गुजराती सब्जी की याद, पिता की डांट की याद, घर के आराम की याद। रात को जब अकेले रूम में होती तो कई बार सोचती कि क्या डिसीजन सही लिया, क्या वापस चली जाऊं। लेकिन फिर सुबह होती और जिया फिर से तैयार होकर निकल पड़ती, एक नई उम्मीद के साथ।
और फिर फाइनली 2006 में आया पहला ब्रेक। जिया को मिला एक टीवी शो काजल में एक छोटा सा रोल। अब ये कोई लीड रोल नहीं था, सपोर्टिंग कैरेक्टर था। स्क्रीन पर बस कुछ मिनट्स की प्रेजेंस थी, लेकिन जिया के लिए ये किसी ऑस्कर से कम नहीं था। पहली बार कैमरे के सामने प्रोफेशनल सेट पर काम करना, वो फीलिंग ही अलग थी। लेकिन दोस्तों, एक छोटे से रोल से कोई फेमस नहीं हो जाता। काजल में काम करने के बावजूद जिया को कोई खास पहचान नहीं मिली। शो में उनका कैरेक्टर कुछ एपिसोड्स के बाद ही खत्म हो गया। फिर वही स्ट्रगल, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, वेटिंग। अगले 3-4 सालों में जिया ने कुछ और छोटे मोटे रोल्स किए, यहाँ एक कैमियो, वहाँ एक गेस्ट अपीयरेंस, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं था। कोई ऐसा रोल नहीं मिल रहा था जो उन्हें एस्टैब्लिश कर सके। इंडस्ट्री में एक बात बहुत कॉमन है, टाइप कास्टिंग। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप के रोल्स करते रहे तो फिर वही मिलते रहते हैं। जिया के साथ भी यही हो रहा था। गुजराती होने की वजह से उन्हें बार बार गुजराती कैरेक्टर्स के लिए बुलाया जाता, लेकिन वो रोल्स भी उन्हें नहीं मिल रहे थे क्योंकि कंपटीशन बहुत था। 2006 से लेकर 2009 तक लगभग 3-4 साल जिया ने एक्सट्रीम स्ट्रगल किया। इस दौरान कई बार सोचा कि छोड़ दूं सब कुछ और वापस अहमदाबाद चली जाऊं। पेरेंट्स भी बार बार प्रेशर बना रहे थे कि अब बहुत हो गया, वापस आ जाओ। लेकिन जिया के अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी बस थोड़ा और वेट करो, तुम्हारा टाइम आएगा। और दोस्तों, वो टाइम फाइनली आने ही वाला था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो रोल जिया को मिलने वाला है वो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। वो रोल उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बना देगा। वो रोल गोपी बहू। लेकिन साथ निभाना साथिया का रोल मिलने की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। 2010 जिया मानेक के करियर का टर्निंग पॉइंट। स्टार प्लस पर एक नया शो लॉन्च होने वाला था, साथ निभाना साथिया। प्रोड्यूसर थी रश्मि शर्मा, जो ऑलरेडी कई सक्सेसफुल शोज बना चुकी थी। शो की स्टोरी थी एक सिंपल सीधी साधी गुजराती बहू गोपी की, जो इलिटरेट है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। जब इस शो के लिए ऑडिशंस शुरू हुए तो हजारों एक्ट्रेसेस ने ट्राई किया, क्योंकि स्टार प्लस का शो मतलब गारंटीड सक्सेस। जिया को भी इस ऑडिशन के बारे में पता चला और वो भी पहुंच गई। ऑडिशन के दौरान जिया को कुछ सीन्स दिए गए जहां गोपी को सिंपल, इनोसेंट और थोड़ा नाइव दिखना था। जिया ने वो सीन्स इतनी नेचुरली परफॉर्म किए कि कास्टिंग डायरेक्टर वहीं इंप्रेस हो गए। जिया के अंदर वो इनोसेंस नेचुरली था जो गोपी कैरेक्टर के लिए चाहिए था। गुजराती होना भी एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी में ऑथेंटिसिटी आती। कुछ राउंड्स के ऑडिशंस के बाद फाइनली वो मोमेंट आया जिसका जिया को सालों से इंतजार था। रश्मि शर्मा ने पर्सनली जिया को कॉल किया और कहा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोपी। जिया के लिए वो मोमेंट किसी सपने से कम नहीं था। जिस लड़की ने मुंबई में 4 साल भूखे पेट रहकर स्ट्रगल किया था, वो आज स्टार प्लस के एक शो की लीड एक्ट्रेस बनने जा रही थी। 3 मई 2010 को साथ निभाना साथिया का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इनिशियली शो को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ को बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गोपी का कैरेक्टर डेवलप होता गया, लोग शो से जुड़ने लगे और फिर शुरू हुआ गोपी बहू का मैजिक। 6 महीने के अंदर साथ निभाना साथिया टीआरपी चार्ट्स में टॉप 5 में आ गया। जिया मानेक रातों रात एक हाउस होल्ड नेम बन गई। अब कहीं भी जाती तो लोग पहचान जाते, अरे ये तो गोपी बहू है। किसी को जिया मानेक नाम याद नहीं रहता था, सब बस गोपी बहू बुलाते थे। और यही इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी सक्सेस थी। शो में जिया के साथ काम कर रही थी रूपल पटेल, जो कोकिला बेन का किरदार निभा रही थी। कोकिला बेन और गोपी की सास बहू केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई। हालांकि स्क्रीन पर वो स्ट्रिक्ट सास थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन रूपल और जिया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दोनों साथ में हंसते, मजाक करते, लंच शेयर करते। मोहम्मद नजीम जो अहम का रोल कर रहे थे, उनके साथ भी जिया की अच्छी दोस्ती हो गई। ऑन स्क्रीन रोमांस को ऑफ स्क्रीन भी लोग सीरियसली लेने लगे थे। जिया और नजीम की डेटिंग रूमर्स भी चली, हालांकि दोनों ने हमेशा इसे डिनाई किया। 2010 से लेकर 2012 तक ये 2 साल जिया मानेक के करियर के गोल्डन पीरियड थे। शो कंसिस्टेंटली टॉप 3 में रहता था। जिया को अवार्ड्स मिलने लगे, बेस्ट एक्ट्रेस, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, फ्रेश फेस, एक के बाद एक अवार्ड्स। फेम के साथ साथ पैसे भी आने लगे। जिया जो कभी वड़ा पाव खाकर गुजारा करती थी, अब उनकी मंथली इनकम लाखों में थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में घर रेनोवेट करवाया। लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। लेकिन फेम की अपनी प्राइस होती है। जिया की पर्सनल लाइफ अब पर्सनल नहीं रही थी। कहीं जाओ तो फैंस घेर लेते, कुछ खरीदो तो अगले दिन अखबार में फोटो छप जाती। प्राइवेसी खत्म हो गई थी। शूटिंग शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक था। सुबह 6 बजे मेकअप रूम में, फिर पूरा दिन शूट, रात 9-10 बजे घर। कभी कभी तो 16-18 घंटे की शिफ्ट होती थी। दोस्तों से मिलना, फैमिली से बात करना, अपने लिए टाइम निकालना सब मुश्किल हो गया था। और फिर एक और बात, कैरेक्टर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा था। हर जगह गोपी बहू, जिया मानेक कहीं नहीं। इंडस्ट्री में भी लोग यही सोचने लगे थे कि जिया सिर्फ इस टाइप के रोल्स कर सकती हैं। टाइप कास्टिंग का डर सताने लगा। 2011 के अंत तक जिया के मन में कुछ बदलाव आने लगे थे। शो तो हिट था, पैसे भी अच्छे थे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या बस यही करना है जिंदगी भर, क्या कुछ और नहीं कर सकती। और धीरे धीरे जिया के मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो आने वाले टाइम में सबको शॉक देने वाला था। लेकिन इससे पहले कि हम उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात करें, आपको एक बात बताना चाहूंगा। 2
दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि जिया के दिमाग में आया क्या, किस बात ने उन्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उन्होंने अपनी पीक पर शो छोड़ने का सोचा। नवंबर 2012 टीवी इंडस्ट्री में एक बॉम्ब फटा। न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही बात, जिया मानेक साथ निभाना साथिया छोड़ रही हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल एग्जिट नहीं था दोस्तों। शो अपनी पीक पर था, टीआरपी चार्ट्स में नंबर 2 3 पर चल रहा था। जिया की पॉपुलैरिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी और ऐसे में सडनली अनाउंसमेंट कि वो शो छोड़ रही हैं, इंडस्ट्री में सबको शॉक लग गया। को स्टार्स को बिलीव नहीं हो रहा था। रूपल पटेल ने इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें भी लास्ट मिनट में पता चला। प्रोडक्शन हाउस कंप्लीटली शॉक्ड थी। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी लीड एक्ट्रेस ऐसे बीच में छोड़कर जाएगी। और सबसे बड़ा शॉक फैंस को लगा। सोशल मीडिया पर जिया को हेट मैसेजेस आने लगे। हाउ कैन यू लीव अस, गोपी बहू को क्या हो गया, शो बर्बाद कर दिया, ऐसे हजारों कमेंट्स आए। जिया ने अपनी एग्जिट के लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो था, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई एजुकेशन। मैं अपनी स्टडीज फिनिश करना चाहती हूँ। सुनकर लगा कि बहुत नोबल रीजन है, लड़की एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रही है। पर दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी, क्योंकि इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना कुछ और था। मीडिया ने खोदना शुरू किया। रिपोर्टर्स ने पूछा, जिया 4 साल से शो कर रही थी, तब एजुकेशन याद नहीं आई, सडनली अब क्यों? लेकिन जिया अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असली कहानी कुछ और ही निकली। इंडस्ट्री के कई सोर्सेज ने अलग अलग थ्योरीज दी। थ्योरी नंबर 1, क्रिएटिव डिफरेंसेस। कहा गया कि जिया को शो की डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही थी। गोपी का कैरेक्टर शुरू में तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन बाद में वही रोना धोना, वही सास बहू ड्रामा। जिया कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, लेकिन मेकर्स नहीं मान रहे थे। एक सोर्स ने बताया कि जिया ने कई बार राइटर्स से रिक्वेस्ट की थी कि गोपी को एजुकेटेड दिखाओ, उसे थोड़ा मॉडर्न बनाओ, बट मेकर्स का कहना था कि यही फॉर्मूला काम कर रहा है तो क्यों बदले, ऑडियंस को यही पसंद है। थ्योरी नंबर 2, पेमेंट इश्यूज। जी हाँ दोस्तों, पैसे की बात। इंडस्ट्री में विस्पर्स थी कि जिया को पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। एक तरफ शो टॉप पर था, दूसरी तरफ जिया को लगता था कि उन्हें उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया कि जिया ने हाइक डिमांड की थी जो प्रोडक्शन हाउस देने को रेडी नहीं थी, लेकिन ये ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ। थ्योरी नंबर 3, बॉलीवुड ड्रीम्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। कहा गया कि जिया को बॉलीवुड में ट्राई करना था। उन्होंने सोचा कि टीवी से जंप करके फिल्म्स में जाना चाहिए और उसके लिए शो छोड़ना जरूरी था। कुछ लोगों का कहना था कि जिया को कुछ फिल्म ऑफर्स आए थे और वो उन्हें ग्रैब करना चाहती थी, लेकिन शो की बाइंडिंग एग्रीमेंट की वजह से वो साथ साथ नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्रोडक्शन हाउस की तरफ से स्टेटमेंट्स आने लगे। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स ने इनडायरेक्टली हिंट किया कि जिया ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। टीवी इंडस्ट्री में नॉर्मली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जिया ने 2010 में साइन किया था, मतलब 2013 तक उनको शो करना था, बट वो 2012 के एंड में छोड़ रही थी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हाउस ने लीगल एक्शन लेने की भी धमकी दी थी, लेकिन फिर दोनों पार्टीज आपस में सेटल हो गयी। जिया को जाने दिया गया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब सवाल था, गोपी को कौन प्ले करेगा, क्योंकि शो तो चलना था। प्रोडक्शन हाउस ने तुरंत ऑडिशंस शुरू किए। हंड्रेड्स ऑफ एक्ट्रेसेस ने ट्राई किया एंड फाइनली मिली देवोलीना भट्टाचार्य। देवोलीना को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ऑडियंस वो गोपी बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। असली गोपी बहू तो जिया थी, ये कौन है, शो का मैजिक खत्म। लेकिन धीरे धीरे देवोलीना ने अपनी जगह बनाई। शो चलता रहा, बट वो चार्म, वो मैजिक कभी वापस नहीं आया। अब शुरू हुआ मीडिया का असली खेल। हर न्यूज चैनल पर डिबेट्स होने लगी। जिया का डिसीजन सही था या गलत। कुछ लोग कहते उनका अपना चॉइस है, एजुकेशन जरूरी है। दूसरे कहते ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, शो को बीच में छोड़ना गलत है। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे, व्हेन स्टार्स लीव एट पीक, द प्राइस ऑफ एम्बिशन, जिया मैनेक्स कंट्रोवर्शियल एग्जिट जैसे हेडलाइंस थे। सोशल मीडिया पर तो जैसे वॉर छिड़ गई। 2 कैंप्स बन गए, टीम जिया और टीम एंटी जिया। टीम जिया कहती लड़की अपनी लाइफ जिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। टीम एंटी जिया कहती शो की वजह से फेमस हुई, फिर शो को धोखा दिया। जिया ने कुछ इंटरव्यूज दिए जिसमें अपने डिसीजन को डिफेंड किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती हूँ, एजुकेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर से डिफाइन नहीं होना चाहती। लेकिन लोगों को ये रीजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइमिंग बहुत सस्पिशियस थी। शो पीक पर है, टीआरपीज हाईएस्ट पर है और सडनली एजुकेशन याद आ गई। टीवी इंडस्ट्री के वेटरन्स ने अपनी राय दी। कुछ ने जिया का सपोर्ट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया। एक सीनियर प्रोड्यूसर ने कहा, ये जनरेशन कमिटमेंट नहीं समझती, जब तक फायदा हो तब तक रहेंगे, फिर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कुछ यंग एक्टर्स ने जिया को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, आर्टिस्ट को अपने करियर के लिए डिसीजंस लेने का हक है। प्रोड्यूसर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, आर्टिस्ट की ग्रोथ नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिया के लिए ये हुई कि उनको अनप्रोफेशनल का टैग लग गया। इंडस्ट्री में वर्ड फैल गया, जिया मानेक भरोसे लायक नहीं है, मिड कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकती है। ये टैग जिया के करियर को बहुत हार्म किया। आगे चलकर जब वो काम ढूंढने लगी, प्रोड्यूसर्स हेजिटेट करते थे, सोचते थे कहीं फिर से बीच में छोड़ के ना चली जाए।
दोस्तों अब सोचिए जिया ने क्या खोया इस डिसीजन में। पहला, शो जो पीक पर था, अगर वो रहती तो कम से कम 2-3 साल और चलता, मतलब करोड़ों की कमाई। दूसरा, गोपी बहू जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो लेजेंडरी बन चुका था। एक्टर्स को जिंदगी में एक बार भी ऐसा रोल नहीं मिलता। तीसरा, ऑडियंस का प्यार, मिलियंस ऑफ फैंस थे जो गोपी बहू को पूछते थे, वो सब एक झटके में नाराज हो गए। चौथा, इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी, रिलायबल एक्टर का टैग खत्म, ये भी एक बड़ी बात थी। फाइनेंशियल रिस्क, जिया उस वक्त मंथली लाखों कमा रही थी, शो छोड़कर उन्होंने वो गारंटीड इनकम छोड़ दी, और क्या भरोसा था कि आगे मिलेगा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग जिया को उस टाइम पर एपिसोड अराउंड 50 से 60 हजार रुपए मिल रहे थे, महीने में लगभग 25-30 एपिसोड्स। कैलकुलेट करो कितने लाख मंथली, और ये सिर्फ शो की बात है, ब्रांड इंडोर्समेंट्स अलग। जिया ने ये सब रिस्क पर डाला सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे कुछ बेटर मिलेगा। जब तक सच सामने नहीं आता, लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी चली। थ्योरी 1, जिया को किसी को स्टार के साथ प्रॉब्लम थी। ऑन स्क्रीन सब अच्छा दिखता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्लैशेस होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जिया और रूपल पटेल में डिफरेंसेस थे, लेकिन दोनों ने इसे डिनाई किया। थ्योरी 2, जिया को बेहतर ऑफर मिला था किसी और प्रोडक्शन हाउस से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ओपनली नहीं कर सकती थी, इसलिए एजुकेशन का बहाना बनाया। लेकिन ये थ्योरी भी प्रूव नहीं हुई। बाद में कुछ इंटरव्यूज में जिया ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मोनोटनी एक कारण था। उन्होंने कहा, मैं सफोकेट फील कर रही थी, हर रोज वही सीन्स, वही डायलॉग्स, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा, मुझे डर लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए सिर्फ गोपी बहू बन के रह जाऊंगी। एज एन आर्टिस्ट मैं और रोल्स एक्सप्लोर करना चाहती थी। एजुकेशन वाली बात पे जब स्पेसिफिकली पूछा गया तो जिया ने क्लैरिफाई किया कि हाँ, एजुकेशन एक रीजन थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहती थी। अब सवाल ये है, क्या जिया इस पूरे सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है, हाँ, अगर जिया ने प्रोड्यूसर्स के साथ पहले से कम्युनिकेट किया होता, कोई मिडिल ग्राउंड निकाला होता, तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जिया रिड्यूस कर सकती थी अपने स्क्रीन टाइम को, या फिर शो को प्रॉपरली एंड करके प्रॉपर गुड बाय देकर निकलती। लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो सडन था, शॉकिंग था, और ये शॉकिंग एग्जिट ही सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि इससे सभी नाराज हो गए। प्रोडक्शन हाउस, को स्टार्स, फैंस, सभी। इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, ये हम अगले सेक्शन में देखेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जिया मानिक का करियर ग्राफ इस डिसीजन के बाद कभी वापस उतना ऊपर नहीं गया। और सबसे दुखद बात, वो शो जिसे जिया ने छोड़ा, वो उनके बिना 5 साल और चला। मतलब जिया के बिना भी शो सक्सेसफुल रहा। ये जिया के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। और देवोलीना भट्टाचार्य, जिसे इनिशियली लोग रिजेक्ट कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना गई। मतलब जिया रिप्लेसेबल थी। ये सच शायद उनको सबसे ज्यादा दुखी किया होगा। तो दोस्तों, ये थी साथ निभाना साथियां छोड़ने की पूरी इनसाइड कहानी। एक डिसीजन जिसने जिया की जिंदगी बदल दी। लेकिन सवाल ये है, इस डिसीजन के बाद जिया का करियर क्या हुआ? क्या उनको वो सक्सेस मिली जिसकी उम्मीद थी, या फिर ये डिसीजन एक बड़ी भूल साबित हुई? 2012 के एंड में जब जिया ने साथ निभाना साथियां छोड़ी, तो उनके दिल में बहुत सारे सपने थे। उन्होंने सोचा था अब नए रोल्स मिलेंगे, फिल्म्स मिलेंगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग निकली। शुरुआत में तो जिया ने थोड़ा ब्रेक लिया। उन्होंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, फिर देख लूंगी। लेकिन ये ब्रेक उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 2013 में जिया को मिला सैप टीवी का शो जीनी और जूजू। ये एक फैंटेसी कॉमेडी शो था, जहां जिया ने जीनी का किरदार निभाया। अब सोचिए, गोपी बहू से जीनी, कितना बड़ा चेंज। इनिशियली लगा कि ये एक अच्छा मूव है, डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट कैरेक्टर, कुछ नया। लेकिन शो को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो एक्सपेक्ट किया गया था। टीआरपीज एवरेज रही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग जिया को जीनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हर जगह कंपैरिजन होता, गोपी बहू कितनी अच्छी थी, ये जीनी में अच्छी नहीं लग रही, उसको वापस साथ निभाना साथिया में जाना चाहिए। ये कमेंट्स जिया के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे। जीनी और जूजू लगभग 1 साल चला और फिर बंद हो गया, और इसके बाद जिया के करियर में एक बड़ा गैप आ गया। अगले कुछ सालों में जिया को कुछ छोटे मोटे ऑफर्स मिले, कुछ कैमियो अपीयरेंसेस, कुछ स्पेशल एपिसोड्स, बट कोई बड़ा सॉलिड रोल नहीं मिला। और जो ऑफर्स आ रहे थे वो भी वही टिपिकल सास बहू ड्रामास थे। जिया को लगने लगा कि उनका डिसीजन शायद गलत था। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्नॉलेज भी किया, मैंने सोचा था कि अलग अलग रोल्स मिलेंगे, लेकिन इंडस्ट्री मुझे गोपी बहू के रूप में ही देखना चाहती थी। और यही टाइप कास्टिंग का सबसे बड़ा कर्ज है। जब आप एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करो तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों के दिमाग में वो कैरेक्टर इतना घर कर जाता है कि वो आपको किसी
और रूप में इमेजिन ही नहीं कर पाते। देखो बॉलीवुड में शाहरुख खान को कितने सालों तक लोग सिर्फ रोमांटिक हीरो ही मानते थे। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से निकलने में टाइम लगा, लेकिन फर्क ये है कि उनके पास उतनी बिग स्क्रीन की रीच थी कि इवेंचुअली वो एस्टैब्लिश हो गए। बट टीवी पर ये और मुश्किल है। जिया के लिए और भी मुश्किल इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपने पीक पर शो छोड़ा था। इंडस्ट्री में उनका अनरिलायबल टैग लग चुका था। प्रोड्यूसर सोचते इसको लेंगे फिर ये बीच में छोड़ देगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी टाइट होने लगी। साथ निभाना साथिया के टाइम जो लाइफस्टाइल थी, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, वो मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था लिमिटेड इनकम के साथ। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग जिया ने फिल्म्स में भी ट्राई किया, ऑडिशंस दिए, मीटिंग्स की, बट बॉलीवुड इज इवन मोर कम्पिटिटिव देन टीवी, और वो भी टाइप कास्टिंग। ये टीवी एक्ट्रेस है, फिल्म्स में कैसे करेगी? वेब सीरीज का एरा उस टाइम शुरू ही हो रहा था। अगर जिया उस वेव को कैच कर लेती तो शायद करियर रिवाइव हो सकता था, लेकिन टाइमिंग फिर से गड़बड़ हो गई। जब वेब सीरीज बूम हुआ तब तक जिया थोड़ी फेड हो चुकी थी। रियलिटी शोज में भी जिया ने पार्टिसिपेट किया, डांस शोज, कॉमेडी शोज, बट ये भी एक दो एपिसोड्स के गेस्ट अपीयरेंसेस थे, कोई रेगुलर थिंग नहीं। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, जब साथ निभाना साथिया स्टिल सक्सेसफुली चल रहा था देवोलीना के साथ, तब जिया को इंटरव्यूज में पूछा जाता, आपको कैसा लगता है जब आप अपना शो किसी और के साथ देखती हैं? जिया हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर देती, देवोलीना अच्छा कर रही है, मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से कैसा लगता होगा वो सिर्फ जिया ही जानती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि कई बार प्रोड्यूसर्स ने जिया को अप्रोच भी किया, वापस आ जाओ साथ निभाना साथिया में, बट जिया ने मना कर दिया। शायद ईगो थी, शायद रिस्पेक्ट का मामला था। एक बार जो छोड़कर आई, वापस कैसे जाएं? ये दौर जिया के लिए बहुत टफ रहा। वो सोच रही थी अगर मैं शो नहीं छोड़ती तो आज क्या होता? वो इनकम, वो फेम, वो लव सब मेरा होता, लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है। फ्रेंड सर्कल भी छोटी हो गई। इंडस्ट्री में जो लोग पहले साथ देते थे अब डिस्टेंस बनाने लगे, क्योंकि सक्सेस के साथ लोग आते हैं, फेलियर में कोई साथ नहीं देता। और फिर एक और बात जो जिया को हॉन्ट कर रही थी, अनप्रोफेशनल का टैग। जब भी कोई प्रोड्यूसर जिया का नाम सुनता, पहली बात दिमाग में आती, ये वो एक्ट्रेस है ना जिसने पीक पर शो छोड़ दिया था। लेकिन लाइफ में सिर्फ करियर ही सब कुछ नहीं होता। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था जिया के? क्या वहाँ कुछ अच्छा हुआ जो करियर की कमी को फिल कर सके? दोस्तों, करियर की उठापटक के बीच जिया की पर्सनल लाइफ में एक अच्छी खबर आई। 2013 में जिया ने शादी कर ली। जिया के हस्बैंड का नाम है पंकज भाटिया। पंकज एक डेंटिस्ट है, मतलब बिल्कुल फिल्मी दुनिया से अलग, एक नॉर्मल एजुकेटेड प्रोफेशनल इंसान। जिया और पंकज की लव स्टोरी कुछ फिल्मी नहीं थी। दोनों की मुलाकात फैमिली के थ्रू हुई। ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में रिश्ता हुआ। फैमिलीज ने बात करी, लड़का लड़की को मिलवाया, दोनों को पसंद आया और शादी फिक्स हो गई। जिया के लिए ये शादी एक नई शुरुआत थी। करियर में जो डिसअपॉइंटमेंट थी, शायद पर्सनल लाइफ में खुशी मिल जाए, ऐसी उम्मीद थी। शादी सिंपल थी, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जिया ने डिलिबरेटली ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया। शायद मीडिया अटेंशन से बचना चाहती थी या फिर फाइनेंशियली कंजर्वेटिव अप्रोच था। पंकज बीइंग एक डेंटिस्ट फिल्मी चकाचौंध से दूर थे। उन्हें जिया का पास्ट, उसका स्टारडम, ये सब मैटर नहीं करता था। वो बस जिया को प्यार करते थे, उसकी केयर करते थे। शादी के बाद जिया की प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अब करियर पहले नंबर पर नहीं रहा। पंकज के साथ एक स्टेबल पीसफुल लाइफ जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। जिया ने इंटरव्यूज में कहा, पंकज मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, वो मुझे समझता है। जब मैं करियर के बारे में स्ट्रेस लेती हूँ वो मुझे रिलैक्स करता है। मैरिड लाइफ में जिया ने थोड़ा ऑफ स्क्रीन हो गई। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस कम हो गई, पब्लिक इवेंट्स में कम दिखने लगी। शायद उन्होंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा पीसफुल लाइफ जीनी है। फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देना शुरू किया। पंकज की डेंटल प्रैक्टिस में भी जिया थोड़ी इन्वॉल्व हुई। वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसी लाइफ जीने लगी, घर संभालना, हस्बैंड का ध्यान रखना। लेकिन क्या सच में जिया खुश थी या फिर करियर का रिग्रेट अंदर ही अंदर खा रहा था? कुछ क्लोज सोर्सेज बताते हैं कि जिया को कभी कभी अपने गोल्डन डेज याद आते थे, जब वो गोपी बहू थी, जब मिलियंस ऑफ लोग उन्हें जानते थे, जब वो एक स्टार थी। अब वो सब खत्म हो चुका था। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल हस्बैंड, एक नॉर्मल एग्जिस्टेंस। क्या ये वही था जो जिया चाहती थी जब उन्होंने साथ निभाना साथियां छोड़ी थी? फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शंस कम हो गए, इंडस्ट्री वाले भी धीरे धीरे भूल गए, नए एक्टर्स आ गए, नए चेहरे आ गए। जिया मानिक का नाम अब केवल पुरानी यादों में रह गया था। लेकिन पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी थी। पंकज एक अच्छे हस्बैंड थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, भले ही वो स्टारडम वाली नहीं थी, एक डिसेंट कंफर्टेबल लाइफ थी। जिया ने बच्चों के बारे में प्लान किया, फैमिली बढ़ाने का सोचा। शायद मदरहुड एक नया पर्पस दे सकती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आग तो थी ना एक्टिंग की, कैमरा के सामने आने की। वो कंप्लीटली तो मर नहीं सकती थी और यही जिया को रेस्टलेस करता था। तो क्या जिया ने करियर को कंप्लीटली गुड बाय कह दिया या फिर एक कमबैक की कोशिश की? क्या वो फिर से वो पुरानी जिया बन पाई? दोस्तों, एक बार जो एक्टिंग का कीड़ा लग जाता है वो आसानी से नहीं जाता। जिया मानिक के साथ भी यही हुआ। मैरिड लाइफ सेटल होने के बाद कुछ सालों बाद जिया ने फिर से इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश की, लेकिन ये वापसी उतनी आसान नहीं थी। जिया ने कुछ टीवी शोज में गेस्ट अपीयरेंसेस की, कभी किसी शो के स्पेशल एपिसोड में, कभी किसी रियलिटी शो में जज के रूप में, लेकिन ये सब छोटे छोटे अपीयरेंसेस थे। सोशल मीडिया पर जिया ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने लगी, अपनी फोटोज शेयर करती, फैंस के साथ इंटरेक्ट
इंटरैक्ट करती, लेकिन फॉलोअर्स उतने नहीं थे जितने पीक टाइम में थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बूम हुआ, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, ये एक नया एवेन्यू था एक्टर्स के लिए। जिया ने यहाँ भी ट्राई किया, ऑडिशंस दिए, मीटिंग्स की, लेकिन कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्री में जिया को लगभग भुला दिया गया था। नई जनरेशन के व्यूअर्स को पता भी नहीं था जिया मानेक कौन है, और जो पुरानी जनरेशन थी उनके लिए जिया हमेशा गोपी बहू ही रहेंगी। और फिर 2020 में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, रसोड़े में कौन था वायरल हो गया। यलगार सॉन्ग के साथ गोपी बहू का वो सीन जहां वो कोकिलाबेन से पूछती है कि रसोड़े में कौन था, ये एक मैसिव मीम बन गया। ओवरनाइट साथ निभाना साथिया फिर से रेलेवेंट हो गया। न्यू जनरेशन ने शो को डिस्कवर किया। जिया मानेक का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। जिया ने इस वायरलिटी को एम्ब्रेस किया। उन्होंने खुद भी उस ट्रेंड पर वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक तरह से ये जिया के लिए एक मिनी कमबैक था। फिर स्टार प्लस ने अनाउंस किया साथ निभाना साथिया 2 ओरिजिनल शो का सीक्वल। जिया के फैंस एक्साइटेड हो गए, क्या जिया वापस आएंगी? लेकिन नहीं। साथ निभाना साथिया 2 देवोलीना और रूपल पटेल के साथ शुरू हुई। जिया को ऑफिशियली ऑफर नहीं किया गया, या फिर किया गया और उन्होंने मना कर दिया, ये क्लियर नहीं है। ये जिया के लिए फिर से एक धक्का था। उनका ही शो, उनका ही कैरेक्टर, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। कुछ पेनफुल होता होगा ये। करंट सिनारियो में 2024-2025 जिया एक सेमी रिटायर्ड लाइफ जी रही हैं। ओकेजनल सोशल मीडिया पोस्ट्स, कभी कभार कोई इवेंट अटेंड करना, बस इतना ही। इंडस्ट्री में उनकी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, ऑफर्स आते हैं तो वो भी बहुत कम। फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, पंकज का प्रोफेशन अच्छा चल रहा है। जिया को अब उस डेस्परेट नीड नहीं है पैसों की, लेकिन रिकग्निशन, वो स्टारडम, वो प्यार जो फैंस देते थे वो मिस होता होगा। कभी कभी सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखती होंगी, गोपी बहू हम आपको मिस करते हैं, और सोचती होंगी काश। जिया कभी कभार इंटरव्यूज देती हैं जब कोई ओल्ड शोज पर बात होती है, तब वो साथ निभाना साथिया के दिनों को याद करती हैं, स्माइल करती हैं, लेकिन उस स्माइल में एक सैडनेस भी झलकती है। वो कहती हैं गोपी बहू विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी। वो कैरेक्टर ने मुझे जो दिया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन जब पूछा जाता है अपने डिसीजन पर रिग्रेट है, तो जिया डिप्लोमेटिक आंसर देती हैं, लाइफ में हर डिसीजन के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मैं अपने डिसीजन से सीखती रहती हूँ। क्लियर आंसर नहीं देती, क्योंकि शायद सच कहना मुश्किल है। हाँ, मुझे रिग्रेट है, शायद सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, साथ निभाना साथिया सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक फिनोमिनन था, और इस शो का जो इम्पैक्ट इंडियन टेलीविजन पर पड़ा वो आज भी देखा जा सकता है। शो 2017 तक चला, पूरे 7 साल। जिया के बिना 5 साल और चला। ये बताता है कि शो जिया से बड़ा था, मतलब एक कैरेक्टर, एक एक्टर से बड़े होते हैं शोज। देवोलीना भट्टाचार्य ने गोपी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। धीरे धीरे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। शो की टीआरपीज भी अच्छी रही, लेकिन वो मैजिक, वो इनिशियल चार्म, वो सिर्फ जिया वाले गोपी में था। पुराने व्यूअर्स आज भी कहते हैं असली गोपी तो जिया थी। 2020 का रसोड़े में कौन था मीम ने शो को एक नई लाइफ दे दी। सडनली जो शो 7 साल पहले खत्म हो चुका था वो फिर से सबकी जबान पर था। यूट्यूब पर उस सीन के मिलियंस ऑफ व्यूज आए, रीमिक्सेस बने, पैरोडीज बनी, गोपी बहू एक मीम आइकॉन बन गई, और इस सब का फायदा जिया को भी मिला। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़े, उनका नाम फिर से रेलेवेंट हो गया। बट ये एक बिटर स्वीट फीलिंग होगी, फेमस हो रही हूँ एक मीम की वजह से, ना कि अपने करंट काम से। साथ निभाना साथिया 2 जब लॉन्च हुआ तब एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन वो शो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। 2 साल में ही बंद हो गया। मतलब ओरिजिनल शो की लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको मैच करना मुश्किल था। आज जब भी 2010 के डेकेड के बेस्ट टीवी शोज की लिस्ट बनाई जाती है, साथ निभाना साथिया जरूर मेंशन होती है, और गोपी बहू का किरदार वो आइकॉनिक है। जिया मानेक का नाम हमेशा इस शो के साथ जुड़ा रहेगा। भले ही वो सिर्फ 2 साल शो में थी, लेकिन जिन्होंने कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया वो जिया थी। ये सोचिए, आज से 10-20 साल बाद भी जब लोग आइकॉनिक टीवी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, गोपी बहू का नाम आएगा और जिया मानेक का नाम आएगा। ये एक लेगेसी है, परमानेंट, अनचेंजेबल। लेकिन सवाल ये है, क्या जिया को सिर्फ इस एक कैरेक्टर से याद रखा जाना पसंद है, या वो चाहती थी कि और भी कैरेक्टर्स के लिए जानी जाए? शायद यही वो रिग्रेट है जो जिया को सताता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कहानी के एंड पर, और अब समय आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। जिया मानेक का डिसीजन सही था या गलत? ऑनेस्टली इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। एक तरफ देखें तो जिया ने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी, उन्होंने वो किया जो उनका दिल चाहता था, एजुकेशन कंप्लीट की, शादी की, एक स्टेबल लाइफ बनाई, ये भी तो एक अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिसीजन एक बड़ी गलती साबित हुई। जिया जो चाहती थी, फिल्म्स, डिफरेंट रोल्स, वर्सेटिलिटी, वो कुछ भी नहीं मिला। इंस्टेड वो फीकी पड़ गई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है टाइमिंग सब कुछ होती है। जिया ने गलत समय पर गलत डिसीजन लिया। अगर जिया कुछ और साल साथ निभाना साथिया में रहती, फिर प्रॉपर्ली एंड करके निकलती, तो शायद ट्रांजिशन स्मूथ होता, लोग भी समझ जाते, इंडस्ट्री भी रिस्पेक्ट करती। लेकिन जो अब्रप्ट एग्जिट था वो सबको बुरा लगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान था। करंट नेटवर्क
नेटवर्थ की बात करें तो जिया फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, पंकज की प्रैक्टिस अच्छी है, जिया के पास भी कुछ सेविंग्स हैं जो पीक डेज में बनाई थी, लेकिन वो करोड़ में अर्निंग्स वो खत्म हो गई। 2024-2025 में जिया एक क्वाइट लाइफ जी रही हैं। मुंबई या अहमदाबाद, एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं। सोशल मीडिया पर कभी कभार एक्टिव होती हैं। इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट है या नहीं ये डिबेटेबल है। कुछ लोग उनको आज भी याद करते हैं एज गोपी बहू, कुछ लोग उनको भूल चुके हैं, कुछ लोग उनको एक कॉशनरी टेल के रूप में याद करते हैं कि ये देखो पीक पर शो छोड़ने का क्या होता है। फ्यूचर प्लान्स के बारे में जिया ने कभी ओपनली बात नहीं की। शायद कोई प्लान्स नहीं है, शायद वो अब कंटेंट है अपनी लाइफ से, या फिर अंदर ही अंदर वो आग अभी भी जलती है। वो अभी भी वेट कर रही हैं उस एक परफेक्ट रोल का जो उन्हें फिर से एस्टैब्लिश कर सके। दोस्तों, ये तो हो गई गोपी बहू की पूरी कहानी, मगर क्या आपको ये पता है राशि मोदी ने साथ निभाना साथिया टीवी सीरियल को क्यों छोड़ा था? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।